एक जन आपको आवाज आ रही राजभवन से? एक तो कहीं हो यहीं हो वहाँ श्रीमान हमारी आवाज भी चेक हो जानी चाहिए ना, कहीं जाना मत। डॉक्टर प्रोफेसर शर्मा, आपको आवाज आ रही राजभवन से? जी हल्की आ रही है आवाज, बहुत रुक कर आ रही है। नमस्कार करता हूँ, मेरी आवाज आ रही है आपको? आपकी आ रही है। आगे 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 ठीक है, आ रही है, ठीक आ रही है। थैंक यू, नमस्कार। आप लोग अपना माइक ऑफ करेंगे अभी। जी डॉक्टर भगीरथ सिंह, आपको आ रही है आवाज? आप ऊपर क्लिक करो सर। भगीरथ सिंह की आवाज आ रही? सर आ रही है। नमस्कार सर। सर नमस्कार। नमस्कार सर, आवाज आ रही है सर। अब आप लोग माइक ऑफ करने के केवल अनुपमा सक्सेना मैडम का माइक ऑन रहेगा और माननीय राज्यपाल महोदय कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहे हैं। नमस्कार। पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावटी विश्वविद्यालय सीकर की ओर से मैं डॉक्टर अनुपमा सक्सेना इस तरंग संगोष्ठी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 104वीं जयंती मना रहे हैं और इसी उपलक्ष्य में पंडित दीनदयाल उपाध्याय का विषयक इस तरंग संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। हमारा विश्वविद्यालय निसंदेह गौरवान्वित अनुभव कर रहा है कि इस आयोजन में माननीय राज्यपाल महोदय एवं हमारे कुलाधिपति श्रीमान कलराज मिश्र मुख्य अतिथि के पद को सुशोभित कर रहे हैं। मुख्य वक्ता के रूप में प्रोफेसर संजीव कुमार शर्मा, माननीय कुलपति महात्मा गांधी विश्वविद्यालय मोतीहारी बिहार को सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है तथा अध्यक्षता पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावटी विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर भगीरथ सिंह कर रहे हैं। माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना एवं मूल कर्तव्य के वाचन से होने जा रहा है। हमसे जुड़ने वाले सभी प्रतिभागियों से यह अनुरोध है कि आप सब अपने स्थान पर खड़े होकर इसका मनन करते हुए हृदयंगम कर अपने जीवन में उतारने का संकल्प लें। अति विनम्र आमंत्रण आग्रह है माननीय राज्यपाल महोदय से। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये संविधान की उद्देशिका है। अनुच्छेद 51 का मूल कर्तव्य भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह पहला संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। 2. स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाली उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे। 3. भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे। 4. देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। 5. भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो
ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। 6. हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे। 7. प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। 8. वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। 9. सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे। 10. व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। 11. जो माता पिता या संरक्षक हो वह 6 से 14 वर्ष के बीच के आयु के यथास्थिति अपने बच्चे अथवा प्रतिपालक को शिक्षा प्राप्त करने के अवसर प्रदान करेगा। धन्यवाद। माननीय राज्यपाल महोदय का सविनय आभार। अब मैं उनसे, जिनके स्नेहिल एवं कुशल नेतृत्व में इस तरंग संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है, प्रोफेसर भगीरथ सिंह, माननीय कुलपति पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय सीकर, स्वागत उद्गार संगोष्ठी प्रस्तावना हेतु विनम्र आग्रह कर आमंत्रित करते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय सीकर आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय का 104वीं जयंती का आयोजन अपने एक वेबिनार के माध्यम से कर रहा है। आज की इस वेबिनार में मुख्य अतिथि के रूप में माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय श्रद्धेय श्री कलराज जी मिश्र आपका इस वेबिनार में विश्वविद्यालय परिवार और मैं कुलपति भगीरथ सिंह आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। इस वेबिनार में जुड़ने के लिए बहुत ही अल्प समय में आपने वेबिनार में जुड़ने की स्वीकृति प्रदान की। इससे विश्वविद्यालय परिवार अपने आप को अनुग्रहित महसूस करता है और इसके लिए हम अपनी ओर से कृतज्ञता व्यक्त करते हैं और मेरा आभार निवेदन करता हूं। श्रीमान, आपके कुशल नेतृत्व में पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय नए सोपान, अपने नए मिशन और विजन के साथ अगस्त 2012 से निरंतर प्रगति की ओर अपने छोटे छोटे कदमों के लिए कमर कस ली है। श्रीमान, आज शेखावाटी अंचल में ये विश्वविद्यालय राजस्थान प्रदेश का संबद्धता प्राप्त महाविद्यालयों में, जिसकी संख्या 525 है, आज प्रदेश का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय एक संबद्ध विश्वविद्यालय के रूप में है। श्रीमान, ये शेखावाटी अंचल की पावल भूमि में राजस्थान प्रदेश में का अपना नया नाम है। ये यहाँ के लक्ष्मी पुत्र न केवल राजस्थान में बल्कि न केवल भारत देश में बल्कि विश्व पटल पर भी उनकी अपनी एक छाप है। यहाँ के बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं, व्यापार और वाणिज्य में अपना लोहा मनाया है। ऐसे ही संस्कृति और शौर्य में भी, खासतौर से शौर्य में इस भूमि का देश की रक्षा के लिए एक बहुत बड़ा बलिदान और शहीदों की एक भूमि रही है। श्रीमान, इस कॉम्पिटिटिव युग में यहाँ न केवल लक्ष्मी पुत्र और पार्वती पुत्र हैं बल्कि सरस्वती पुत्र भी यहाँ पर इतने संस्कारों से सजित हैं, क्योंकि यहाँ ये आंचल महान तपस्वी महात्मा और संतों की भूमि रही है। खासतौर से नाथ संप्रदाय का मैं विशेष उल्लेख करना चाहूँगा, जिसके द्वारा इस भूमि में लोगों को एक संस्कार दिए हैं। मैं श्रीमान से निवेदन कर रहा हूँ कि श्रीमान, आपकी जो नई सोच और नए आयाम जो आपने विश्वविद्यालयों के लिए एक सोच दी है और नए आयाम जो दिए हैं, उसमें ये विश्वविद्यालय एक स्मार्ट
स्मार्ट विश्वविद्यालय के रूप में, एक इस प्रकार के विश्वविद्यालय के रूप में जो आपने हम एक मॉडल तैयार कर रहे हैं, उसके लिए ये विश्वविद्यालय अपना अपने निर्देश दिए हैं, विश्वविद्यालय पार्क का निर्माण किया जाए और विश्वविद्यालय में तरह की लोगों को, खास तौर से विद्यार्थियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए रोजगार उन्मुख कार्य पाठ्यक्रम की संचालन की जाए। देश को, न केवल देश को आत्मनिर्भर बनाना है, विद्यार्थियों को भी आत्मनिर्भर बनाना है। इसलिए इस प्रकार की जो एक लर्निंग सिस्टम चालू करना है। आज देश में इस इंफॉर्मेशन एज में हमारे पास में जो स्टूडेंट से जो लर्निंग की भूमिका आई है और पीढ़ी के रूप में हमें लर्निंग की भूमिका में जा रहे हैं, तो एम लर्निंग, यू लर्निंग, इंटरनेट बेस्ड लर्निंग और एनीवेयर लर्निंग, एनी टाइम लर्निंग के रूप में जिस प्रकार की एक व्यवस्था स्थापित हो रही है, आज हम वेबसाइट के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से एजुकेशन को ले रहे हैं। ये विश्वविद्यालय इस कार्य के लिए हमेशा तत्पर रहेगा और आपके सोच को आप नए आयाम देने के लिए विश्वविद्यालय तैयार है। श्रीमान, आपने फिट इंडिया मूवमेंट का एक सोच दी है। ये विश्वविद्यालय में इसके लिए बड़ा स्कोप है। यहाँ अर्जुन पुरस्कार और दूसरे जो खेलों के बड़े पुरस्कार हैं, उसके लिए काफी संख्या में लड़के यहाँ स्पोर्ट्स के रूप में आपको बहुतायत में हैं। हम यहाँ स्पोर्ट्स के लिए एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण करके उन विद्यार्थियों को स्पोर्ट्स के लिए तैयार करेंगे जो फिट इंडिया के लिए और देश में के लिए तैयार रहेंगे, क्योंकि भारत के बाहर विश्वविद्यालय ही स्पोर्ट्स में ज्यादा मेडल ला रहे हैं, खासतौर से अमेरिका में और खासतौर से यूरोप में। पहली बार हम कोशिश करेंगे कि यूनिवर्सिटीज मेडल के रूप में तैयार हो। इस काम के लिए हम लगे हुए हैं और यहाँ के जो चीजें हैं वो इसके लिए उपयुक्त हैं। हम इस अंचल में इतनी उर्वरता है, इसमें इस प्रकार के बीज हैं, उसको हम अंकुरित करेंगे, फलफुलित करेंगे और पुष्पित करेंगे और हमें आपको विश्वास दिला रहे हैं वो फलीभूत होंगे। श्रीमान, हम आपकी उस सोच को भी आगे बढ़ाएंगे कि किस प्रकार हम अपने पाठ्यक्रमों को अपडेट करें और किस प्रकार हम इस प्रकार की जो लर्निंग व्यवस्था करें, जैसे चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम हो, चाहे दूसरी हमें एजुकेशन की जो नई नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से कैसी एजुकेशन हो, उसको हम तैयार करेंगे। श्रीमान, आपका भी इस मौके पर मैं आपका धन्यवाद और हार्दिक साधुवाद देना चाहता हूं कि आपने कोविड के लिए देश में, अपने पूरे देश में और खासतौर से प्रदेश में आपने जागरूकता पैदा करने के लिए हर एक आदमी को सचेत किया है। इस मौके पर इस कोविड-19 की महामारी को दूर करने के लिए विश्वविद्यालय भी आपके प्रदेश में आज इस मौके पर हमारे साथ में जो हुए के रूप में मैं अभिनंदन करता हूं, क्योंकि और वो हमारे कुछ अलग समय में हमारे साथ जुड़े हैं। मैं उनका एक बार और फिर स्वागत करता हूं। श्रीमान, आज की इस पंडित दीनदयाल उपाध्याय की इस जयंती पर विश्वविद्यालय एक नई सीख लेगा, क्योंकि दीनदयाल उपाध्याय सीकर से जुड़े हुए विद्यार्थी के रूप में रहे थे, यहाँ से एजुकेशन ली थी। जिस स्कूल में उन्होंने एजुकेशन ली, सौभाग्य से मैं भी उस स्कूल में अपनी पढ़ाई की है और वो एक मेधावी विद्यार्थी के रूप में रहे हैं। वो भारतीय संस्कृति के एक सच्चे प्रतिनिधि माने जाते हैं और उनकी सार्थक अर्थनीतिज्ञ है। आज उसकी इसी सोच के कारण से ये है, उसकी मेधावी प्रतिभा के कारण से विश्वविद्यालय परिवार को भी बहुत बड़ा लाभ होगा आपके नेतृत्व में, आपकी सोच में। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की इस संकल्प को और उसकी सोच को, उसकी विचारों को हम आत्मसात करेंगे और हमें आपको विश्वास दिलाते हैं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर। अब मैं ऐसे विभूति को आमंत्रित करने जा रही हूं जिन्होंने पूरी दुनिया के कोने कोने में अपने शोध की उत्कृष्टता के आधार पर अपनी पहचान बनाई है। ये और कोई नहीं, महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी बिहार के माननीय कुलपति प्रोफेसर संजीव कुमार शर्मा हैं। इस दायित्व से पूर्व
प्रोफेसर शर्मा चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ में राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष पद पर कार्यरत रहे हैं। आपने भारतीय राजनीति संघ इप्सा में विभिन्न पदों को सुशोभित करते हुए इसकी शोध पत्रिकाओं में संपादक के रूप में अपना अमूल्य योगदान दिया है। आपके मार्गदर्शन में 30 पीडीएफ, 17 पीएचडी एवं 64 एमफिल शोधार्थियों ने अपना शोध पूर्ण किया है। आपने अपने विषय क्षेत्र में अनेक पुस्तकों की रचना करते हुए कई संकलनों का संपादन भी किया है। आपके 100 से अधिक शोध पत्रों का प्रकाशन राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्रिकाओं में हुआ है। आपने अनेक शोध परियोजनाओं को पूर्ण करने के साथ साथ अनेक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों का आयोजन किया है। साथ ही विश्व के मानचित्र के लगभग प्रत्येक भाग में आयोजित होने वाली शोध संगोष्ठियों में भारत का न केवल प्रतिनिधित्व अपितु नेतृत्व भी किया है। मैं बहुत सम्मान के साथ आपको आज के मुख्य वक्ता के रूप में आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद डॉक्टर अनुपमा जी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय सीकर के द्वारा आयोजित इस आभासीय संगोष्ठी के मुख्य अतिथि, मुझ पर पिछले 3 दशक से बहुत स्नेह रखने वाले परम श्रद्धेय माननीय कुलाधिपति और श्री राज्यपाल राजस्थान आदरणीय श्री कलराज जी मिश्र, महात्मा गांधी की भारत की पहली कर्मभूमि चंपारण से आपको सादर प्रणाम करता हूं। विद्यालय के माननीय कुलपति, मेरे अग्रज शुभचिंतक आदरणीय प्रोफेसर भागीरथ सिंह जी, आपको भी सादर प्रणाम और धन्यवाद, आभार इस बात के लिए कि आपने इस महत्वपूर्ण संगोष्ठी में मुझे अपने विचार रखने का अवसर प्रदान किया। मैं सौभाग्यशाली हूं कि आदरणीय कलराज जी मिश्र से, जैसा मैंने उल्लेख किया, पिछले 3 दशक से अधिक समय से उनका सानिध्य और आशीर्वाद मिलता रहा है। वे केवल एक राजनेता नहीं है, केवल एक प्रशासक नहीं है, केवल एक संगठक नहीं है, वे एक विचारक भी हैं और उत्तर प्रदेश में मंत्री के रूप में, केंद्र में मंत्री के रूप में, संगठनकर्ता के रूप में, पार्टी के दायित्व के रूप में, विभिन्न दायित्वों में उनसे नमस्कार करने का अवसर मिला। और जैसा अनुपमा जी ने भी कहा, सन 2015 में भारतीय राजनीति विज्ञान परिषद, जिसका मैं नेतृत्व करता हूं, उसके समापन समारोह के मुख्य अतिथि भी वाराणसी में आदरणीय कलराज जी मिश्र जी थे। और सन 2003 में भी मेरठ में जो जर्नल के जिसका उल्लेख आपने किया, उसके भी एक लोकार्पण का सौभाग्य मुझे आदरणीय मिश्र जी के हाथों से कराने का अवसर प्राप्त हुआ है। इसलिए आज यहाँ महात्मा गांधी की कर्मभूमि चंपारण से आप सबको और आदरणीय मिश्र जी को, आदरणीय भगत सिंह जी को, आप सब मित्रों को सादर प्रणाम निवेदित करता हूँ। ये मेरा सौभाग्य है। मैं बहुत संक्षेप में अपनी बात रखूंगा। मैं जानता हूँ माननीय राज्यपाल महोदय के पास समय हमारे लिए कम होगा, फिर भी मैं बहुत संक्षेप में कुछ बातें कहूंगा। आज का अवसर कई दृष्टियों से बहुत महत्वपूर्ण है। हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय का स्मरण मात्र नहीं कर रहे हैं। जैसा प्रोफेसर भगीरथ सिंह जी ने कहा कि सीकर में स्थित विश्वविद्यालय, सीकर में स्थापित विश्वविद्यालय पंडित दीनदयाल उपाध्याय का स्मरण करता है, तो उस कार्यक्रम को विशिष्ट होना ही है, क्योंकि उनका प्रारंभिक वर्ष वहां कटे हैं। और उस कार्यक्रम में हमारे आदरणीय श्री कलराज जी मिश्र उपस्थित हों तो उस कार्यक्रम को अति विशिष्ट हो जाना है। और मैं अपने को इसलिए सौभाग्यशाली मान रहा हूं कि ये कहूं कि आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों की प्रासंगिकता और उनके सामाजिक और आर्थिक चिंतन को प्रतिबिंबित करने वाली राष्ट्रीय शिक्षा नीति को क्रियान्वित करने के संबंध में, जैसा आदरणीय भगीरथ सिंह जी ने कहा कि माननीय राज्यपाल महोदय ने निर्देश जारी किए हैं, तो ऐसा लगता है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जिस विचार परंपरा के संवाहक थे, उस विचार परंपरा को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से भारत विद्या केंद्रित शिक्षा नीति बनाते हुए, उच्च शिक्षा के संस्थानों तक पहुंचाते हुए अब हमें एक अवसर प्राप्त हुआ है कि हम उस विचार को, जिसे वर्षों से अकादमिक संस्थानों में
उच्च शिक्षा के स्थानों में नहीं पहुंचा पाए थे, अब पहुंचा पाएंगे। बहुत सारे मित्र मुझसे राजनीति विज्ञान का विद्यार्थी होने के नाते ये प्रश्न करते हैं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय का एकात्म मानव दर्शन क्या कोई वाद है क्या? वह वाद नहीं है, वो कोई इज्म नहीं है। पश्चिम में किसी भी विचार को इज्म के रूप में स्वीकार करने और प्रचलित करने की परंपरा का मूल तत्व यह है कि यदि आप मेरे विचार से सहमत हैं तो आप मेरे साथ हैं, अन्यथा आप विरोधी हैं। और ऐसा दो प्रमुख विचारधाराएं विश्व भर में विद्यमान नहीं, जिसमें एक विचारधारा चिंतन धारा पूंजीवाद की और एक वामपंथ की, जो अपना उत्स हिंसा में, संघर्ष में, वर्गों के बीच वैमनस्य में, शत्रु स्थापित करने में खोजती रही। और उसकी ओर भी इंगित किया पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने। और उन्होंने अपने एकात्म दर्शन के प्रतिपादन में 4 जो महत्वपूर्ण व्याख्यान दिए, उनमें भारत की सांस्कृतिक परंपरा, बौद्धिक वैभव और उसमें से उपादेय तत्व, प्रासंगिक तत्व, समकालीन समसामयिक प्रश्नों को संबोधित करने वाले तत्वों को अंगीकृत करने के साथ साथ यह भी कहा कि विश्व भर में आधुनिक विचारों में जो भी हमारे लिए प्रासंगिक है उसको भी साथ सम्मिलित किया जाए। इसीलिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय कालिदास के एक श्लोक का उल्लेख करते हैं और कहते हैं जो कुछ पुराना है वो सारा साधु नहीं है, जो नया है वो सारा अनवद्य नहीं है। पुराण मित्येव न साधु सर्वम न चापि काव्यम नवमित्यवद्यम संतः परीक्षान्यतः भजन्ते मूढ़ पर प्रत्यजनेय बुद्धि। समझदार लोग, तर्कशील लोग, बुद्धिमान लोग निर्णय करते हैं परीक्षण करके, अनुसरण मात्र करके नहीं करते। और पंडित जी एक बात और महत्वपूर्ण बात कहते हैं, आज का अवसर हमारी भारतीय राष्ट्रीय सरकार जिसका नेतृत्व श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, वह बार बार इस बात पर को भी रेखांकित करती है कि स्वस्थ मन के लिए, स्वस्थ शिक्षण के लिए स्वस्थ शरीर भी चाहिए। और दीनदयाल जी उपनिषद के एक मंत्र का उल्लेख अपने एकात्म दर्शन में करते हैं और कहते हैं नायमात्मा बलहीनेन लभ्य। जिसमें बल नहीं है वह कोई प्राप्ति नहीं कर सकता। इसलिए बल अपना आत्मिक बल, शारीरिक बल, नैतिक बल, चारित्रिक बल, विभिन्न प्रकार का जो सर्वांगीण विकास की अवधारणा मनुष्य की है वह है। और एक महत्वपूर्ण बात और जो पंडित जी ने अपने पूरे चिंतन में रेखांकित की कि हमें विभिन्न प्रकार के विचारों की संस्कृति को स्वीकार करना है, उसे स्थान देना है, उसे असहमति को विरोध नहीं मानना है, यह स्वीकार करना है कि हमारी पारंपरिकता में बहुत कुछ ऐसा है जो आज के लिए उपादेय है, लेकिन बहुत कुछ है जिसे हम इतिहास का अंग बनाए भी रखेंगे तो हमारे लिए सही होगा। ऐसे ही आधुनिकता के आग्रह और आधुनिक होने की हमारी अपेक्षाएं किसी भी प्रकार से भारत की सनातन अक्षुण्ण अजस्र परंपरा के विरोधी नहीं है। बहुत से लोग सनातन का अर्थ यह मानते हैं और बताते हैं विशेष प्रयोजनों से कि ये पुरातन पंथी हैं, ये पिछड़े हैं, ये प्रगति विरोधी हैं। सच में भारत की सनातन परंपरा का मूल तत्व इस बात में सन्निहित है कि वह नए से नए बनती जाती है, नित नई बनती है और चिर सनातन चिर पुरानी बनी रहती है। वो दोनों का ऐसा सम्मिश्रण करती है कि नए से नए विचार को स्वीकार करे। इसीलिए मंत्र, ऋग्वेद का मंत्र कहता है आनो भद्रा क्रतवो यंतु विश्वतः, विश्व वर्ष से श्रेष्ठ कल्याणकारी विचार हम तक आए। और इन विचारों में भी एक सत्व, एक सत्य का अंश प्रत्येक विचार में मुझसे भिन्न होते हुए विद्यमान है। इसके लिए एकम सद विप्राह बहुधा वदंती। यहाँ विप्र का अर्थ कुछ विघ्न संतोषियों ने ब्राह्मण कर दिया और ब्राह्मण के लिए जातिवादी कर दिया, जबकि इसका अर्थ है विद्वान, इसका अर्थ है ज्ञानवान, इसका अर्थ है तर्कशील, इसका अर्थ है विवेकवान। तो विवेकवान व्यक्ति फिर उसके पास जो विचार आ गया। और यजुर्वेद का एक बहुत महत्वपूर्ण मंत्र जिसकी ओर दीनदयाल जी ने उल्लेख किया, उन्होंने कहा कि जो हम तक विचार श्रेष्ठ आए, जो भाव हम तक श्रेष्ठ आए, वो मैं अपने तक सीमित न रखूं, संकुचित न रखूं, उसका वितरण करूं। यथेवाम वाचम कल्याणीम आवदानी जनेभ्यो, ये यजुर्वेद का मंत्र है जो ये कहता है
कि हमारे पास जो श्रेष्ठत्व है वो सब तक पहुंचे, और इसे सब तक पहुंचाने के लिए ये आवश्यक है कि मन, बुद्धि, शरीर, आत्मा, इनमें एक एकात्म भाव हो। ये अलग अलग दिशाओं में प्रचलित विचलित ना हो, सब में एकात्म भाव इस रूप में विद्यमान हो कि ईशावास्योपनिषद का एक पहला मंत्र सबको याद है कि ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। इस जगती में, इस पृथ्वी में, मंत्र कहता है उपनिषद का, जो कुछ भी जगत है वो ईश्वर से व्याप्त है, और सब ईश्वर से व्याप्त है तो सब में वही आत्मा है। यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, सब में वही ईश्वरत्व है। श्री कृष्ण गीता में अर्जुन से कहते हैं ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, सभी प्राणियों के, सभी भूतधारियों के, सभी जीवधारियों के हृदय देश में, अंतस्थल में ईश्वर निवास करता है। ये जो मनुष्यों में, जीवधारियों में, प्राणियों में, पशु पक्षियों में, सब में ईश्वर का निवास है। यही हमारी भारत की एकात्मता की संकल्पना है, जिसको बहुत सुदृढ़ रूप से दीनदयाल जी विश्व के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। और इसमें एक महत्वपूर्ण तत्व और समझने का है, जिसकी ओर हम समाज विज्ञान के विद्यार्थी प्राय चमत्कृत भी होते हैं, विस्मित भी होते हैं, आनंदित भी होते हैं। वो यह है कि राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को प्रायशः यह मान लिया जाता है कि वे समाज जीवन का काम करते हैं तो वो विद्वत्तापूर्ण अकादमिक बौद्धिक विमर्श का हिस्सा नहीं होंगे। लेकिन आप देखिए कि अनेक वर्षों से हमारा बौद्धिक समुदाय आज तक दीनदयाल जी के एकात्म दर्शन के विभिन्न आयामों का विवेचन करने में संलग्न है। इसका अर्थ है कि उनका अपना बौद्धिक चिंतन का स्तर और इतना ऊंचा था, इतना विशाल था, इतना बृहद था, इतना व्यापक था, और इतना सब कुछ समेटे हुए था कि वह सबकी चिंता करता था। और भारत की विशिष्टता, भारत की पहचान, मैं प्राय कहता हूं, हमारी विशिष्टता भौतिक समृद्धि में नहीं होगी, हमारी विशिष्टता ऐश्वर्य में नहीं होगी, हमारी विशिष्टता संसाधनों में नहीं होगी, और न रही है। हमारा वैशिष्ट्य विश्व भर को दृष्टि देने में है, दर्शन में है, चिंतन देने में है, समझ देने में है, ज्ञान देने में है। इसीलिए हम जगत गुरु होते थे, इसीलिए सबके कल्याण की चिंता करते थे। भारत ने कभी क्षेत्र विशेष, भाषा विशेष, धर्म विशेष, उपासना पद्धति विशेष की चिंता नहीं की, सबकी चिंता की। इसीलिए सर्वे भवन्तु सुखिनः कहा, सबको साथ लेकर चलना कहा। सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। कई बार हम सर्वे भवन्तु सुखिनः पर रुक जाते हैं। यदि यहाँ तक जाएंगे कि मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, तो आज जैसा उल्लेख किया अभी भगीरथ सिंह जी ने कि माननीय राज्यपाल महोदय ने कोविड-19 के समय इस बात की चिंता की कि इससे सब लोग संक्रमण से बचे रहें। तो इसका अर्थ है हम शिक्षित भी होते रहें, अपने को स्वस्थ भी रखें, अपने मन को भी ठीक रखें, मस्तिष्क को भी ठीक रखें। यही संयुक्ति राष्ट्र में मनुष्य की, व्यक्ति की, समाज से, राष्ट्र से, व्यष्टि से और परमेष्टि से, जिसका उल्लेख दीनदयाल जी एक सूत्र के माध्यम से करते हैं। तो यह जो संयुक्ति है सबसे जुड़ने की, यह मनुष्य को, भारत की परंपरा को एकात्मता से संयुक्त करती है, सब में वही भाव लाती है। और मैं प्राय कहता हूं, भारत की आत्मा की पहचान एक वाक्य से, जिसे दीनदयाल जी ने कई बार उल्लेख किया, वह है आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरे। जो आचरण मैं अपने प्रति अपेक्षा न रखता हूं, वैसा दूसरों के साथ भी न करूं, वैसा आचरण, प्रतिकूल आचरण न करूं, तो सब में उसी ईश्वरत्व का भाव स्वीकार करूं। इस भाव को आगे बढ़ाते हुए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो दर्शन हमें दिया है, उसके बारे में हमारे विश्वविद्यालयों का दायित्व है, और ये समय भी आया है। मैं अपने आदरणीय अग्रज प्रोफेसर भगीरथ सिंह जी से निवेदन करूंगा विनम्र कि अपने समाज विज्ञान के शिक्षकों से ये आग्रह करें कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक चिंतन के विभिन्न पक्षों पर गंभीर शोध करें और शोध परियोजनाएं बनाएं, उन्हें फंडिंग एजेंसीज के पास भेजें, जिससे पंडित दीनदयाल उपाध्याय के दर्शन के विस्तृत आयामों का एकत्रीकृत स्वरूप आपके विश्वविद्यालय से माननीय श्री कलराज मिश्र जी के मार्गदर्शन में आए, तो वो विश्व भर के सामने एक अभिलेख भी बनेगा और अकादमिक प्रगति का माध्यम भी बनेगा। पुनः एक बार, मेरे पास इतना ही समय मुझे दिया गया था, पुनः एक बार आदरणीय श्री कलराज जी मिश्र, आदरणीय श्री भगीरथ
सिंह जी को प्रणाम करते हुए सभी बंधुओं भंगियों को अपना नमस्कार निवेदित करता हूँ। नमस्कार। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चिंतन को इतने सरल, रोचक, प्रभावशाली, ज्ञानवर्धक, महत्वपूर्ण उद्बोधन द्वारा स्पष्ट करने के लिए और उनके चिंतन को गागर में सागर भरकर आपने जो प्रस्तुत किया, उसे नवीन आयाम दिए, इसके लिए आपका आग्रह करती हूँ। छात्र और छात्राएं, आज बड़ा सौभाग्य का विषय है कि दीनदयाल जी उपाध्याय शेखावटी विश्वविद्यालय की तरफ से 25 सितंबर को एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। 25 सितंबर दीनदयाल जी का जन्मदिन है। 25 सितंबर 1916 को राजस्थान में ही जनकिया नाम गांव में वो पैदा हुए। बचपन उनका यहीं व्यतीत हुआ। अभी भगीरथ सिंह जी कह रहे थे कि शिक्षा भी दीनदयाल जी ने यहीं प्राप्त की। बड़े कुशाग्र बुद्धि के थे, प्रतिभा संपन्न थे, लेकिन दुर्भाग्य था कि बचपन में ही मां बाप का साथ छूट गया। 2 वर्ष के अंतराल में पिता गए और उसके बाद 4 वर्ष में मां चली गई। मामा के यहां रहकर उन्होंने अपना शिक्षा अर्जन किया। जब वो स्नातक करने के लिए कानपुर गए 1937 में, तो उस समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से उनका संबंध हुआ। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के उस समय जो उत्तर प्रदेश का कार्य देख रहे थे, वो भी लखनऊ विश्वविद्यालय में नागपुर से पढ़ने के लिए आए हुए थे। आदरणीय भावराव देवरस जी, ये सारा कार्य कानपुर और बाकी स्थानों का वो देखते थे। और कानपुर में आने के पश्चात दीनदयाल से संपर्क हुआ था। वहां सुंदर सिंह जी भंडारी भी पढ़ रहे थे, दीनदयाल जी के सहपाठी थे। अटल जी थे। ये सब लोग वहां से शिक्षा प्राप्त किए। मैंने दीनदयाल जी के बारे में सुना है
या अत्यधिक प्रतिभा संपन्न होने के पश्चात भी हम बड़े तेज हैं, कुशाग्र बुद्धि के हैं, इस प्रकार का मन के अंदर कभी अभिमान नहीं था। मन के अंदर प्रारंभ से ही ये विचार था कि जो कक्षा में कमजोर है, विषय में कमजोर है, उनको अपने विषय में कैसे और अच्छा बनाया जाए, उसकी कमजोरी दूर कैसे की जाए। तो उसमें पढ़ते हुए भी ऐसे विद्यार्थी जो पढ़ने में कमजोर थे, उनके लिए शून्य प्रहर, जीरो आवर जिसको कहते हैं, उन्होंने सृजन किया था। ऐसे लोगों को बुलाकर पढ़ाते थे, उनका ज्ञान वर्धन करते थे, उसकी चर्चा करते थे कि दीनदयाल जी तो उस समय इन प्रकार के लोगों को जो अपने विषय में कमजोर थे उनको पढ़ाते थे। प्रारंभ से ही विचार केवल मैं नहीं, सबको साथ में कैसे लेकर आगे बढ़ा जाए, उनके प्रतिभा से विकसित किया जाए, ये प्रारंभ से ही विचार था। और इस वहां से स्नातक करने के पश्चात क्योंकि संघ के संपर्क में आ गए थे, संघ के प्रथम सरसंघ चालक पूजनीय श्री डॉक्टर हेडगेवार जी उस समय जीवित थे, कानपुर आए करने के पश्चात नौकरी नहीं करूंगा, पूरा समय राष्ट्र के लिए समर्पित कर दूंगा। और वहां से शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात पुराए आगे पढ़ नहीं पाए, परिस्थितियां इस प्रकार की थी जिसके कारण आगे पढ़ाई नहीं कर सके। एमए में जरूर उन्होंने प्रवेश किया था, लेकिन पूर्ण नहीं कर पाए थे। घर की गरीबी, बहन की बीमारी, ये सारी चीजें ऐसी थी जिसके कारण वो अपनी शिक्षा को पूर्ण नहीं कर सके थे। वहां से उत्तर प्रदेश में लखीमपुर में वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक के रूप में गए। लेकिन संघ के प्रचारक के साथ साथ